Good morning, class 11th. Today I am resuming chapter 10th of history, that is displacing indigenous people. In this chapter, the last topic that I had discussed in the last lecture was the natives of North America, and today I am resuming the topic. And the first topic which I am going to explain you inside this topic is encounters with the Europeans. That is the encounter of the people of North America with the Europeans. So let's start. In the 17th century, the European traders who reached the North America after 2 months of voyage started baffling the natives. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि 17th सेंचुरी में जब यूरोपियन ट्रेडर्स नॉर्थ अमेरिका आए थे तो नॉर्थ अमेरिका के लोगों ने उनको काफ़ी फ्रेंडली तरीके से उनका वेलकम किया था, एक उनको वार्म वेलकम दिया था. बट जो नॉर्थ अमेरिका के पीपल थे वो काफ़ी काइंड हार्टेड थे एंड दे वर नॉट बिजनेस माइंडेड. तो वो यूरोपियंस का जो प्लान था दैट वाज टू अर्न प्रॉफिट वो उसको समझ नहीं पा रहे थे. ओके, नाउ म्यूचुअल परसेप्शंस. In the 18th century, Western Europeans defined civilized people in terms of literacy. 18th century में जो Western Europeans थे वो civilized people को in terms of literacy explain करते थे. Means अगर आप literate हैं तो आप civilized हैं, अगर आप literate नहीं हैं तो आप uncivilized हैं. To them, the natives of America appeared uncivilized, and because the people of America, of North America, they were not literate. So for the Europeans, they were uncivilized. To the natives, the goods they exchanged with the Europeans were gifts given in friendship. But the people of North America, as I told you, कि वो लोग क्या थे, काफ़ी ज़्यादा सीधे थे. तो उनको ऐसा लगता था कि जो गुड्स उनको यूरोपियंस दे रहे हैं वो फ्रेंडशिप के नाते दे रहे हैं, एज अ टोकन ऑफ फ्रेंडशिप वो उनको दे रहे हैं. For the Europeans, dreaming of becoming rich, the fish and fur were commodities which they could sell for a profit in Europe. But जो यूरोपियंस थे वो प्रॉफिट अर्न करने के माइंडसेट से आए थे. तो उनके लिए जो लोकल प्रोडक्ट्स थे जैसे कि फिश था, फर था, वो ये चीज़ ड्रीम कर रहे थे कि ऐसी कमोडिटीज़ को सेल करके यूरोप में वो क्या बनेंगे, अमीर बन जाएंगे. दे विल बिकम रिच. ओके, नाउ The prices of the goods they sold varied from year to year depending on the supply. और जो वो goods को सप्लाई करते थे उनका जो अमाउंट होता था वो डिपेंड करता था कि कितना सप्लाई हो रहा है. अगर कम सप्लाई हो रहा है तो उसका प्राइस वो ज़्यादा कर देते थे, और अगर ज़्यादा सप्लाई हो रहा है तो उसका प्राइस वो कम कर देते थे. तो जो गुड्स का प्राइस होता था वो डिपेंड करता था ऑन द सप्लाई फ्रॉम ईयर टू ईयर. नाउ नेक्स्ट, the natives could not understand this. They had no sense of market in far away Europe. Now जो नेटिव्स थे उनको समझ नहीं आ रहा था कि कभी सप्लाई कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, उनको समझ नहीं आ रहा था. और रीज़न ये था क्योंकि उनको मार्केटिंग का सेंस नहीं था और उनको ये बिल्कुल नहीं पता था कि जो यूरोप है, जो यूरोपियंस हैं, वो किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, किस तरीके से उनका बिजनेस चलता है. They were puzzled by the fact that the European traders sometimes gave them a lot of things in exchange for their goods. वो puzzled इस बात से रहते थे जो नॉर्थ अमेरिका के लोग थे उनको, क्योंकि समझ नहीं आता था कि उनके साथ हो क्या रहा है. उनको पजलिंग इस चीज़ से होती थी, वो पजल्ड इस चीज़ से होते थे कि कभी जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं वो उनको बहुत सारी चीज़ें देते थे और कभी वो उनको कम चीज़ें देते थे इन एक्सचेंज ऑफ देयर गुड्स. तो उनको समझ नहीं आता था कि ये वेरिएशन क्यों है. कभी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं एक्सचेंज में और कभी हमें कम चीज़ें मिलती हैं. नाउ from the 17th century, there were groups of Europeans who were being persecuted because they were groups of Europeans who were of a different sect of Christianity. 17th सेंचुरी में यूरोपियंस का एक ऐसा ग्रुप था जिसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, मीन्स जिनको मारा जा रहा था. और उसका रीज़न क्या था, क्योंकि वो जो यूरोपियंस का ग्रुप था वो क्रिश्चियनिटी के एक दूसरे सेक्टर से आता था. ठीक है, क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो वो क्रिश्चियनिटी के दूसरे ग्रुप से आते थे और इसी वजह से उनको क्या किया जा रहा था, प्रोसिक्यूट किया जा रहा था. But gradually the Europeans moved further inland near native villages. बट जैसे जैसे यूरोपियन सेटल डाउन होने लगे नॉर्थ अमेरिका में तो वो विलेजेस की तरफ को भी सेटल होना शुरू हो गए.
दे यूज देयर आयरन टूल्स टू कट डाउन फॉरेस्ट टू ले आउट फार्म्स। और उन्होंने क्या करना शुरू किया, जहाँ पे फॉरेस्टेड एरिया था उसको कट डाउन करके वहाँ पर वो अपने फार्म्स को बिल्डअप करना उन्होंने शुरू किया। नेटिव्स एंड यूरोपियंस सॉ डिफरेंट थिंग्स व्हेन दे लुक्ड एट फॉरेस्ट। जो नॉर्थ अमेरिका के लोग थे उनके लिए फॉरेस्ट कुछ और था, फॉरेस्ट का कुछ और मीनिंग था, और जो यूरोपियंस थे उनके लिए फॉरेस्ट का कुछ और मीनिंग था। यूरोपियंस इमेजिन्ड द फॉरेस्ट कट डाउन एंड रिप्लेस्ड बाय कॉर्नफील्ड्स। जो यूरोपियंस थे, मैंने आपको बताया, वो बिजनेस माइंडेड थे, वो मनी माइंडेड थे। तो वो क्या ड्रीम करते थे कि ये फॉरेस्ट जो हैं इनको हम कट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कॉर्नफील्ड्स लगा देंगे। कॉर्न को हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, कल्टिवेट करेंगे। Jefferson's dream was a country populated by Europeans with small farms. Now Jefferson, he is again a writer of Europe. So वो ये बोलते थे कि मेरा ड्रीम है, और ड्रीम क्या है, एक ऐसी कंट्री जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस हों और छोटे छोटे फार्म्स हों। The natives who grew crops for their own needs and not for sale and profit and thought it wrong to own the land. Now आप यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द आइडियोलॉजी समझिए, ठीक है। जो यूरोपियंस हैं वो फॉरेस्ट को किस तरीके से देख रहे हैं, वो फॉरेस्ट को इस तरीके से देख रहे हैं कि हम ये जो ट्रीज़ हैं इनको कट करेंगे और इसके बाद जो फॉरेस्टेड एरिया है वहाँ पे हम कॉर्नफील्ड्स ग्रो कर देंगे, कॉर्न्स को हम ग्रो कर देंगे। ओके, वेयर एज जो नेटिव्स हैं, जो नॉर्थ अमेरिका के लोग थे, उनके लिए क्या था, वो ये मानते थे कि जो वो क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं वो उसको बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने उसको खुद की नीड्स के लिए, फॉर देयर ओन नीड्स दे वर ग्रोइंग द क्रॉप्स। ओके, एंड वो इस चीज़ को गलत मानते थे कि अपनी ही लैंड से प्रॉफिट कैसे करना है, नहीं करना चाहिए। वो ये मानते थे कि हम अगर क्रॉप्स उगा रहे हैं तो हम खुद की नीड के लिए, बस ज़रूरतों के लिए हम उगा रहे हैं, उससे हमें कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं चाहिए। बल्कि जो यूरोपियंस थे उनका माइंडसेट यही था कि ये जो लैंड है इससे हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने नीड्स के लिए नहीं चाहिए, ये हमें प्रॉफिट अर्न करने के लिए चाहिए। सो दिस वॉज द डिफरेंस इन द आइडियोलॉजीज of Europeans as well as the natives related to the forest. Okay, now in Jefferson's view this made them uncivilized. और ये जो उनकी सोच थी कि हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी ज़रूरतों तक का ही काम चलाने वाला हमें क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, जो ये आइडियोलॉजी थी, इसके वजह से जेफरसन ने जो नेटिव्स हैं नॉर्थ अमेरिका के उनके लिए अनसिविलाइज्ड वर्ड यूज़ किया है। ओके, क्योंकि वो ये मानते थे कि ऐसी बातें कौन करेगा, इलिटरेट ही करेगा, जिसको नॉलेज नहीं है प्रॉफिट और लॉस का। नाउ इन जेफरसन्स व्यू द थॉट ऑफ स्टबर्ननेस मेड देम अनसिविलाइज्ड। और ये जो स्टबर्ननेस थी वहाँ के लोगों में कि हमें सिर्फ और सिर्फ अगर काम करना है तो अपने घर की नीड्स को पूरे करने के लिए करना है, प्रॉफिट के लिए नहीं करना है, और वो इस आइडियोलॉजी से को चेंज नहीं करना चाह रहे थे। तो इसी स्टबर्ननेस की वजह से जेफरसन ने जो नेटिव्स थे नॉर्थ अमेरिका के उनको अनसिविलाइज्ड भूला है। The countries that are known as Canada and United States of America came into existence at the end of 18th century. आज जो आप कंट्रीज के नेम सुनते हैं लाइक कनाडा एंड द यूएस, ओके, ये कब एग्जिस्टेंस में आए थे? एट द एंड ऑफ द 18th century. Over next 100 years, they extended their control over more territory to reach their present size. और आज जो आप extended empires देखते हैं, extended lands देखते हैं of Canada and US, that took them 100 years. उनको 18th century से 100 years लगे कि आज जो आप प्रेजेंट डेट में इनका अंदर आप एरिया देखते हैं, ये इन्होंने 100 years का स्ट्रगल करने के बाद इनके पास इतना ज़्यादा एरिया आया है विथ कनाडा एज वेल एज द यूएस। नाउ large areas were acquired by the USA by purchase. They bought land in south from France and Russia. जो यूएसए के पास ज़्यादा लैंड थी वो कहाँ से आई थी? वो उन्होंने परचेज की थी फ्रॉम फ्रांस एंड रशिया। द लैंडस्केप्स ऑफ अमेरिका चेंज ड्रास्टिकली इन द 19th century. और जो लैंडस्केप थे अमेरिका के वो कब चेंज हुए? 19th century में काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हुए।
Some of the migrants from Britain and France were younger sons who would not inherit their father's property and therefore were eager to own land in America. अब जो अमेरिका का लैंडस्केप था वो चेंज कैसे हुआ? क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे लोग माइग्रेंट्स थे जो ब्रिटेन और फ्रांस से आए थे, और ये काफ़ी यंग एज के लड़के थे जो अपने फादर की लैंड को इनहेरिट नहीं करना चाहते थे, लेकिन और क्या करना चाहते थे, वो अमेरिका में अपनी अलग से लैंड लेना चाहते थे। अपने फादर की लैंड को इनहेरिट नहीं करना चाहते थे, वो लोग अपनी खुद की ज़मीन लेना चाहते थे। ओके, ब्रिटेन और फ्रांस का जो उनका लैंड था वो उसको नहीं लेना चाहते थे। वो कहाँ पे लैंड लेना चाहते थे? अमेरिका में लेना चाहते थे। टू प्रोटेक्ट देयर ह्यूज फार्म्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, wolves and the mountain lions, these were hunted to extinction। और अब क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया कि फील्ड्स का कल्टीवेशन करना चाहते थे यूरोपियंस, और उन्होंने वो चीज़ करी। ठीक है, अब अगर कल्टीवेशन हो रहा है तो आपको प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है अपने फार्म्स का। तो अपने ह्यूज फार्म्स को वाइल्ड एनिमल्स, वुल्व्स और माउंटेन लायंस से बचाने के लिए हंटिंग शुरू हो गई इन सारे एनिमल्स की, और इट ड्रास्टिकली लेड टू देयर एक्सटेंशन। ओके, नाउ दे फेल्ट टोटली सिक्योर ओनली विद द इन्वेंशन ऑफ बार्ब्ड वायर इन 1873। और जो फार्म ओनर्स थे उनको पूरा सेटिस्फैक्शन कब मिला? जब उनके फार्म्स के अराउंड बार्ब्ड वायर्स लगाई गई। आपने देखा होगा आज भी लोग करते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं कि बाड़ लगा दो। ठीक है, वो उसमें क्या होता है, आपके स्टील के वायर्स होते हैं या आयरन के भी छोटे छोटे या पतले पतले वायर्स होते हैं, और उन वायर्स को पूरे फार्म के अराउंड, उनमें थोड़ा स्पाइकी नीडल्स होती हैं, उनको लगा दिया जाता है ताकि जो एनिमल्स हैं और जितने भी टाइगर या लायंस हैं जो डैमेज पहुंचाते हैं, कल्टीवेशन को पहुंचा सकते हैं, उनसे प्रोटेक्शन के लिए ऐसी चीज़ों को लगाया जाता है। The climate of the southern region was too hot for Europeans to work outdoors। और जो southern region का जो आप कहोगे एटमोसफियर था, जो क्लाइमेट था, वो काफ़ी ज़्यादा हॉट था for the Europeans to work outdoors। It was not possible for the Europeans to work outdoors in such a hot climate। Okay, now, and the experience of South American colonies had shown who had been enslaved had died in large numbers। Now, the experience of the South American colonies, जो South American colonies थी, उनको क्या था, जो साउथ अमेरिका के लोग थे उनको पहले एनस्लेव किया जाता था, उनको स्लेव बनाया जाता था, और उसके बाद उनको मार दिया जाता था बहुत लार्ज नंबर्स में। प्लांटेशन ओनर्स देयरफॉर बॉट स्लेव्स इन अफ्रीका, और इसलिए जो प्लांटेशन ओनर्स थे वो अफ्रीका में स्लेव्स को ले आए। प्रोटेस्ट बाय एंटी स्लेवरी ग्रुप्स लेड टू अ बैन ऑन स्लेव ट्रेड। और जो एंटी स्लेवरी ग्रुप्स थे, ये जो स्लेव कल्चर था, गुलाम प्रथा जो थी, जो इस प्रथा को सपोर्ट नहीं करते थे, उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि ये जो स्लेव ट्रेड है, ये जो गुलामों का ट्रेड होता है एक जगह से दूसरी जगह, इस पे बैन लगना चाहिए। बट द अफ्रीकन्स हु वर इन द यूएसए, लेकिन ऐसे अफ्रीकन्स जो यूएसए में थे, रिमेन्ड स्लेव्स। ओके, एज डिड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे भी स्लेव्स बने रहे। The northern states of the USA, where the economy did not depend on plantations, argued for ending slavery। लेकिन जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे यूएसए के, जहाँ पर इकोनॉमी डिपेंड नहीं करती थी प्लांटेशंस में, उन्होंने बोला कि ये जो स्लेव, एक तरीके से जो आप कहोगे स्लेवरी का जो प्रथा चलती आ रही थी, उसको एंड करने के लिए उन्होंने आर्ग्यू किया। In 1861 to 65, there was a war between these states that wanted to retain slavery and those supporting abolition। इसके वजह से क्या हुआ, 1861 से 65 के बीच में एक वॉर छिड़ गया। किन लोगों के बीच में? ऐसे स्टेट्स के बीच में जो स्लेवरी को दोबारा से लाना चाहते थे, और ऐसे लोगों के बीच में या ऐसे स्टेट्स के बीच में जो स्लेवरी को एबॉलिश करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। And the whole sole result was that slavery was abolished।
स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया। इन 1763 कनाडा हैड बीन वन बाय द ब्रिटिश। 1763 में कनाडा को किसने जीत लिया था? ब्रिटिशर्स ने जीत लिया था आफ्टर अ वॉर विथ फ्रांस। फ्रांस के साथ वॉर हुआ था और उस वॉर के बाद कनाडा को जीत लिया गया था। ओके, नाउ it was in 1867 that Canada was organized as a confederation of autonomous state और 1867 में कनाडा को confederation of autonomous states का टाइटल दे दिया गया था। नाउ द नेटिव पीपल यूज देयर लैंड। कैसे नेटिव पीपल अपनी लैंड को यूज करते थे? इन यूएसए एज सेटलमेंट एक्सपेंडेड, जैसे जैसे यूएसए में सेटलमेंट एक्सपेंड हुआ, द नेटिव्स वर इंड्यूस्ड और फोर्स टू मूव आफ्टर साइनिंग ट्रीटीज सेलिंग देयर लैंड। जो नेटिव्स थे, ओके, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, नेटिव्स थे, उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी लैंड को छोड़ें और इसके लिए उनसे एक ट्रीटी साइन कराएगी, एक एग्रीमेंट साइन कराया गया। हाई ऑफिशियल्स सॉ नथिंग रॉन्ग इन डिप्राइविंग द नेटिव्स फ्रॉम देयर लैंड। और जो हाई ऑफिशियल्स थे उनको इस बात में कोई गलती नहीं नज़र आ रही थी कि जो नेटिव्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनसे उनकी लैंड को छीना जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आप बाहर रहो। इस चीज़ में जो हाई ऑफिशियल्स थे उनको कोई गलती नहीं नज़र आ रही थी। वो कह रहे थे कि ठीक है, सही हो रहा है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। अ स्टेट इन यूएसए आर्ग्यूड दैट द चेरोकी ट्राइब वॉज गवर्न्ड बाय स्टेट लॉ। नाउ जो स्टेट था यूएस का, ओके, एक स्टेट था यूएस का, उसने क्या आर्ग्यू किया? एक ट्राइब है, ठीक है, यूएसए की, जो है चेरोकी ट्राइब। जो स्टेट था यूएस का, उसने इस बात पे आप कहोगे आर्ग्यू किया कि जो चेरोकी ट्राइब है वो स्टेट के लॉज के अकॉर्डिंग गवर्न होती है, लेकिन जो स्टेट के कॉमन पीपल को जो राइट्स हैं, जो फ्रीडम वो इंजॉय करते हैं, वो ये ट्राइब्स इंजॉय नहीं करते। बिकॉज अगर ट्राइबल्स के ऊपर स्टेट के सारे लॉज लग रहे हैं, लागू हो रहे हैं, तो जो फ्रीडम सिटीजन्स को मिल रही है, जो राइट्स सिटीजन्स को मिल रहे हैं, वही राइट्स किनको मिलने चाहिए? ट्राइबल्स को भी मिलने चाहिए। इन 1832 एन इम्पॉर्टेंट जजमेंट वॉज अनाउंस्ड और इसी वजह से 1832 में एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट अनाउंस किया गया बाय द यूएस चीफ जस्टिस जॉन मार्शल। और किसने अनाउंस किया? यूएस के चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने। He said that the Cherokees were a distinct community. उन्होंने कहा कि जो Cherokees है वो एक distinct community है, थोड़ी different community है, occupying its own territory in which the laws of state had no force. उन्होंने ये बोला कि जो Cherokees tribe है वो क्या है? एक distinct community है, एक different community है, जिनकी खुद की territory है, जिनकी खुद की land है और उस land पे state के कोई भी laws लागू नहीं होते हैं। पहले क्या हो रहा था कि जो यूएसए के लॉज थे, ओके, वो लॉज चेरोकी ट्राइब फॉलो करता था, ठीक है, लेकिन जो राइट्स और जो फ्रीडम यूएसए के लोग या कॉमन पीपल एंजॉय करते थे वो चेरोकी ट्राइब नहीं एंजॉय कर पाते थे। इसलिए 1832 में जो यूएस चीफ जस्टिस थे जॉन मार्शल, उन्होंने ये बोला कि जो चेरोकीज हैं ये एक डिफरेंट या डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है जिनकी खुद की लैंड है और इस लैंड पे जो स्टेट के लॉज हैं वो बिल्कुल भी नहीं लागू होते हैं। नाउ द नेटिव्स वर पुश्ड वेस्टवर्ड गिवन लैंड एल्सवेयर। जो नेटिव्स थे उनको वेस्ट साइड को पुश किया गया और उनको लैंड कहीं और पे दी गई, बट ऑफन मूव्ड अगैन इफ एनी मिनरल, लेड और गोल्ड और ऑयल वॉज फाउंड ऑन देयर लैंड्स। उनको वेस्टवर्ड मीन्स वेस्ट डायरेक्शन में उनको शिफ्ट किया गया, लेकिन अगर जहाँ पर नेटिव्स को शिफ्ट किया गया, अगर वहाँ पर पता लग जाता था लोगों को कि यहाँ पर क्या है, मिनरल है, लेड है या गोल्ड है, तो उनको फिर से वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता था। ओके, मैनी ट्राइब्स वर फोर्स्ड टू शेयर द लैंड ओरिजिनली ऑक्यूपाइड बाय वन ट्राइब, दस लीडिंग टू क्वारल्स बिटवीन देम। और कई सारी ऐसी ट्राइब्स थी, अब जब शिफ्टिंग हो रही थी तो नए लोग आ रहे थे, तो जो ट्राइबल पीपल थे वो भी शिफ्ट हो रहे थे। तो मान लीजिए कहीं एक पर्टिकुलर लैंड है, वहाँ पर पहले से कोई ट्राइबल लोग रह रहे हैं, अब वहाँ पर दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी आ जा रही थी, तो उनके बीच में लड़ाई हो जा रही थी।
related to the land. Okay. They were locked off in small areas called reservations. और इसका solution क्या किया गया कि जो tribals थे उनको एक particular area दे दी गई और उनसे कहा कि आप इतने में ही रहो और इस particular system को एक word से आपको आगे define किया गया and that particular word was reservation, which often was land with which they had no earlier connection. The US Army crushed a series of rebellions from 1865 to 1890 क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे थे इसलिए रेबिलियंस भी हो रहे थे और जो यूएस आर्मी थी उसने 1865 से 1890 के बीच में बहुत सारे रेबिलियंस को क्रश किया. इन कैनेडा देयर वर आर्म्ड रिवॉल्ट्स बाय द मेथीज. कनाडा में तो आर्म्ड मीन्स हथियार के साथ रिवोल्ट होने शुरू हो गए और कौन कर रहे थे? मेथीज. मेथीज आर द पीपल ऑफ नेटिव यूरोपियन डिसेंट. जो नेटिव्स होते हैं यूरोपियन डिसेंट के या जो यूरोप के नेटिव्स होते हैं उन लोगों को मेथीज कहा जाता है. तो कनाडा में जो मेथीज थे वो क्या कर रहे थे? हथियार के साथ रिवोल्ट्स कर रहे थे बिटवीन 1869 टू 1885. बट आफ्टर दैट दे गेव अप. बट उन्होंने रिवॉल्ट्स तो किए बट 1869 से 1885 तक ही रिवॉल्ट्स की. 1885 के बाद जो आप कहोगे मेथीज थे दैट वर द पीपल ऑफ नेटिव यूरोपियन डिसेंट, दे जस्ट गेव अप. So that's all for today. I hope so you people got the chapter. Thanks for listening.